स्वागत है आपका फिनोमैटिक पाठशाला में। मैं हूं आपका दोस्त हितेश जैन और आज मैं आपके सामने NISM 5A एग्जाम मॉड्यूल के प्रिपरेशन के लिए चैप्टर 9 जो कि इन्वेस्टर सर्विसेज के ऊपर है, आज मैं आपके सामने ये डिस्कशन करने आया हूं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट भी चैप्टर है और ये थोड़ा लंबा चैप्टर भी है। एंड जितने मेरे फ्रेंड्स मित्र जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, समझते हैं या उसमें कहीं ना कहीं जुड़े हैं, काम करते हैं, उनके लिए ये चैप्टर बड़ा ही प्रैक्टिकल चैप्टर महसूस होगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर में आप वो सब चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं जो आप शायद प्रैक्टिकली करते हो। तो इन्वेस्टर सर्विसेज चैप्टर थोड़ा लंबा चैप्टर है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी सब चीज आते हैं इस चैप्टर से। आइए हम डिस्कस करते हैं एक एक करके कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक इन्वेस्टर को क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होता है, केवाईसी का प्रोसेस क्या होता है, कट ऑफ टाइम्स वगैरह, एसआईपीज, एसटीपीज, एसडब्ल्यूपीज क्या होते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में कवर किया है। कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से एनएफओ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप समझ लीजिए। जिस प्रकार शेयर मार्केट में कोई एक कंपनी फर्स्ट टाइम जब डेब्यू करती है, उसका शेयर ऑफर किया जाता है पब्लिक को, हम उस प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। सिमिलरली हर म्यूचुअल फंड स्कीम जिसके बारे में आप सुनते हो पढ़ते हो, वह स्कीम भी कभी ना कभी मार्केट में पहली बार डेब्यू की होगी। तो जब कोई स्कीम पहली बार मार्केट में निवेशकों के लिए आती है, उसको हम कहते हैं एनएफओ, यानी कि न्यू फंड ऑफर। फॉर एग्जांपल हम और आप आज के दिन एसबीआई ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बट आज से कुछ 20-25 साल पहले एसबीआई ब्लू चिप फंड फर्स्ट टाइम मार्केट में आई थी। तो जिस समय वो मार्केट में आई थी उस समय उसका एनएफओ पीरियड था। सो एनएफओ का फुल फॉर्म होता है न्यू फंड ऑफर। अब एनएफओ से रिलेटेड मैं जुड़ी कुछ बातें आपको बता दूं। पहली बात यह कि एनएफओ का हमेशा एक ओपनिंग डेट होता है, एक क्लोजिंग डेट होता है। मतलब कोई भी स्कीम अगर कोई नया एनएफओ लेके आती है तो बोलती है कि भाई हम पैसे इतने दिन से इतने दिन तक में लेंगे। जब वो एनएफओ पीरियड खत्म हो जाता है तो जितने भी ग्राहकों ने या इन्वेस्टर्स ने उसमें पैसे लगाए हैं, उन सबको उसके हिसाब से यूनिट्स दे दिए जाते हैं। और उसके बाद में एनएफओ खत्म हो जाता है और स्कीम रीओपन होता है, सो दैट रेगुलर लोग बाई सेल कर सकें उसके अंदर में। उसको हम कहते हैं स्कीम का रीओपनिंग डेट। तो जनरली देखा जाता है कि जो सेबी का रेगुलेशन है कि एनएफओ ओपन डेट और क्लोज डेट दोनों के बीच का जो गैप है, दैट इज अप टू 15 डेज, दैट इज मैक्सिमम ऑफ 15 डेज। 15 डेज से ज्यादा का एनएफओ पीरियड नहीं होता है। द ओनली एक्सेप्शन हियर इज दैट ऑफ ईएलएसएस स्कीम, जहां पर सेबी ने 30 डेज का अंतराल दिया है। अब जब एनएफओ पीरियड खत्म हो गया और उसके बाद आपको जब यूनिट्स मिलेंगे, तो ये जो समय होता है, समय सीमा होती है आपको यूनिट्स मिलने की, दैट इज फॉर 5 बिजनेस डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द स्कीम, राइट। सो बेसिकली 5 डेज के अंदर में आपको अलॉटमेंट हो जाता है और 5 डेज के बाद में स्कीम रीओपन हो जाती है परचेज या रिडेम्पशन के लिए। इतना याद रखिएगा, एनएफओ प्रोसेस के अंदर में जब भी आपको यूनिट्स दिए जाते हैं, वह 10 रुपए के नैव पे आपको दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स। डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स क्या होते हैं? डायरेक्ट प्लान होता है वो प्लान जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं होता है। इन्वेस्टर खुद कंपनी के वेबसाइट पर जा करके उसके यूनिट्स को सब्सक्राइब कर लेता है, स्कीम के यूनिट्स को सब्सक्राइब करता है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान के अंदर में एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी या एक एमएफडी इन्वॉल्व होता है, जो कि सजेस्ट करता है कि क्या स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली बाई बाइंग इनटू रेगुलर प्लान्स, द इन्वेस्टर गेट्स अ डिफरेंट नैव कंपेयर टू द नैव ऑफ द डायरेक्ट प्लान। जनरली देखा जाता है कि द एक्सपेंस रेशियो ऑफ अ रेगुलर प्लान इज मोर देन दैट ऑफ द एक्सपेंस रेशियो ऑफ अ डायरेक्ट प्लान। व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली अगर बीच में इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होगा तो उसके कमीशन वगैरह भी इन्वॉल्व होंगे, राइट। तो इसीलिए जनरली देखा जाता है कि बिकॉज द एक्सपेंस रेशियो of a regular plan is more, hence the returns from regular plan is slightly lower than the returns from a direct plan, and this is all on account of scheme expense ratios. अब आते हैं कि कोई भी स्कीम में हम जब इन्वेस्ट करने जाते हैं तब उसमें हमें कई सारे ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे कि ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड पे आउट ऑप्शन या डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। क्या होता है ये ऑप्शंस, आपको बताता हूँ। ग्रोथ ऑप्शन का मतलब होता है कि भाई मैंने पैसे डाले एक स्कीम के अंदर में और मैंने कहा कि लेट द रिटर्न्स ऑफ द स्कीम कंपाउंड। ठीक है, आई वुड नॉट बी टेकिंग आउट द मनी, आई विल ओनली बी टेकिंग आउट मनी व्हेन आई एम रिडीमिंग द फंड, राइट। वेयर एज डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में क्या होता है कि हर रेगुलर इंटरवल पे जो एएमसी है उस स्कीम के अंदर में डिविडेंड अनाउंस करती है
और वो डिविडेंड जो है वो इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में चला जाता है। द डिविडेंड पेइंग फ्रीक्वेंसी कैन बी मंथली और इट कैन बी क्वार्टरली और इट कैन बी एनुअली एज वेल। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बोलता है कि भाई सर जो हमने जो डिविडेंड अनाउंस किया वो एक्स डिविडेंड नैव जो आएगा उस पे री इन्वेस्ट हो जाएगा। सो ये जो डिविडेंड ऑप्शन है ये बेसिकली एक कैश फ्लो प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को। अभी हाल ही में सेबी ने एक बड़ा चेंज किया है और उन्होंने इस डिविडेंड ऑप्शन का नाम चेंज कर दिया है और इस ऑप्शन का अब नाम हो गया है IDCW ऑप्शन, यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन। इसके पीछे की कहानी क्या है वो अपने कभी बाद में डिस्कस करेंगे, बट इतना जान के रखिए कि डिविडेंड इज नॉट अ प्रॉफिट दैट एन इन्वेस्टर इज टेकिंग बैक होम बट इट इज अ मियर कैश फ्लो। तो जनरली मार्केट में डिविडेंड के नाम पे काफी चीजें मिससेल होती थी और बाद में इन्वेस्टर को मालूम पड़ता था कि उनका पैसा ही उनको रिटर्न मिल रहा है। इसलिए सेबी ने इस पर रोक लगाई और कहा कि भाई अब डिविडेंड वर्ड आप नहीं यूज कर सकते म्यूचुअल फंड में, अब आप वर्ड जो यूज करेंगे वो है IDCW। सो बेसिकली अगर आप देखो, अगर एक ही फंड है, मान लीजिए SBI ब्लू चिप फंड, तो उसके दो प्लान्स होंगे, एक होगा डायरेक्ट प्लान, एक होगा रेगुलर प्लान, राइट। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के अंदर भी तीन ऑप्शंस होंगे, ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड पे आउट ऑप्शन और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। So accordingly, an investor chooses the option he wants to go with. नेक्स्ट आता है अकाउंट स्टेटमेंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स, मतलब कि एक इन्वेस्टर को जो स्टेटमेंट हमें देना होगा वो क्या स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला होता है मंथली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और ये मंथली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो म्यूचुअल फंड हाउस यानी कि AMC देती है हर महीने, अगर उस पर्टिकुलर महीने में उस इन्वेस्टर का कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो तो। माने कि लेट्स से किसी इन्वेस्टर का SIP चल रहा है और उसका इस महीने SIP का एक इंस्टॉलमेंट कटा, तो उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, तो उस महीने के अंत में जो फंड हाउस है वो उसको एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगी उसके ईमेल आईडी पे। एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट क्या होता है? एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट भी एक स्टेटमेंट होता है जो कि यूनिट होल्डर्स को प्रोवाइड किया जाता है म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा, अगर उसने पिछले 6 महीने में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया हो तो। दैट इज एन एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट। तीसरा होता है कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, और कैश बेसिकली एक सर्विस होती है जो कि काफी सारे RTAs वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट्स जो कि अलग अलग ARN या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के पास में हो, इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द पैन एंड ईमेल आईडी इज करेक्ट, then they club all your investments from various sources at one place and provide you with this statement called as consolidated account statement. And this statement comes to an investor's email ID before the 10th of every month, right? तो अब आप जनरली अपने इन्वेस्टर से कभी पूछिएगा कि सर आपके पास में NSDL से कोई स्टेटमेंट आता है क्या, कैश बोल के, या अपने इन्वेस्टर को बोलिएगा कि सर अपने अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है तो आप अपने ईमेल बॉक्स को खोलिए और उसमें CAS वर्ड टाइप करिए। आप देखिएगा उनको हर महीने एक स्टेटमेंट आता है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है एंड जनरली उसका पासवर्ड उसका पैन ही होता है, तो आप वहां से इन्वेस्टर अपने सारे पोर्टफोलियो को एक जगह ट्रैक कर सकता है। अब बात करते हैं कि भाई एक इन्वेस्टर को निवेश करने हैं तो वो कैसे निवेश करेगा, उसको क्या क्या डिटेल्स भरने पड़ते हैं। तो सबसे पहले उसको अपने फॉर्म में, यहाँ मैं फिजिकल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो ऑनलाइन मीडियम में काम कर रहे हैं या लेट से जो NSE BSE के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, या मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो डायरेक्ट एक फिजिकल फॉर्म भर करके फंड हाउस में जमा करते हैं। वो जब एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाते हैं तो उनको ये सारा डिटेल भरने का होता है। सबसे पहले उनको बताना होता है कि भाई इन्वेस्टर को वो डायरेक्ट प्लान दे रहे हैं कि रेगुलर प्लान, ये टिक मारना बहुत जरूरी है। अगर आप टिक मारना भूल गए तो आपका पैसा डायरेक्ट प्लान में चला जाएगा एंड यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कमीशंस, राइट। आपको अपना ARN मेंशन करना होता है फॉर्म पर। उसके बाद में यूनिट होल्डर इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि भाई ये सर सिंगली ओन्ड है कि ये जॉइंटली ओन्ड है, एंड देयर कैन बी मैक्सिमम 3 होल्डर्स इन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म। आपको उनका नाम, पता, पैन नंबर, मोबाइल, ईमेल वगैरह सारा यूनिट होल्डर के जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं आपको वो देने होते हैं। फिर आपको उनका KYC डिटेल्स भरना होता है। फिर फटका और CRS डिटेल भरना होता है। फटका stands for Foreign Account Tax Compliance Act and CRS stands for Common Reporting Standards। तो ये फटका CRS क्या चीज है हम आगे की एक स्लाइड में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं अभी इसको स्किप कर जा रहा हूँ, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक इन्वेस्टर को अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स मेंशन करना पड़ता है कि वो किस अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर, MICR, IFSC वगैरह डिटेल्स इन्वेस्टर के लिखने पड़ते हैं। ये याद रखिएगा, एक फोलियो में एक इन्वेस्टर चाहे
तो मैक्सिमम 5 बैंक अकाउंट मेंशन कर सकता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस पे क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा कि 5 बैंक अकाउंट डिटेल्स कैन बी गिवन इन अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म। वन अकाउंट इज द प्राइमरी अकाउंट, और वो जो प्राइमरी अकाउंट होता है उसी में हमेशा पे आउट डिटेल्स जाएंगे। तो जो बाकी 4 अकाउंट अगर इन्वेस्टर देता है तो उन बाकी 4 अकाउंट से वो चाहे तो पैसे अपने स्कीम में डाल सकता है। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स बताना पड़ेगा कि भाई कौन से स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, SIP मोड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि वन टाइम मोड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। पेमेंट डिटेल्स, वो पेमेंट चेक से कर रहा है कि NEFT RTGS कर रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, वो डिटेल्स देने पड़ते हैं। यूनिट होल्डिंग ऑप्शंस लाने पड़ती है। नॉमिनी कौन कौन है। यूनिट होल्डिंग ऑप्शंस का मतलब कि वो पैसे डीमैट में लेगा, मतलब ये जो यूनिट्स आएंगे वो डीमैट में लेगा कि वो फिजिकल में लेगा, ये उसको मेंशन करना होता है फॉर्म के अंदर में। अगर डीमैट में लेना चाहता है तो उसको अपना DPID एंड क्लाइंट ID लिखना पड़ता है। एंड नॉमिनेशन के अंदर में एक इन्वेस्टर चाहे तो मैक्सिमम 3 नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है। उसको नॉमिनी का नेम, एड्रेस, रिलेशनशिप बताना पड़ता है, और तीनों नॉमिनी को कितना परसेंटेज वह एलोकेशन दे रहा है ये बताना पड़ता है। तो वो चाहे तो एक ही नॉमिनी रख सकता है, चाहे तो तीन नॉमिनी मैक्सिमम रख सकता है, बट तीनों को जोड़ करके एलोकेशन शुड बी 100%। एंड देन लास्ट में क्लाइंट का सिग्नेचर लगता है। दिस इज हाउ यू फिल अप एन एप्लीकेशन फॉर्म। ये याद रखिएगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट्स वही कर सकते हैं जो KYC कंप्लाइंट होते हैं। तो अगर आपका इन्वेस्टर KYC कंप्लाइंट नहीं है तो उसको KYC का फॉर्म भी भरना पड़ेगा। KYC का एक सिंपल 2 पन्ने का फॉर्म होता है जिसके साथ में इन्वेस्टर को अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो कि पैन कार्ड होता है वो लगाना होता है, और साथ में एक प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड अलॉन्ग विद अ फोटोग्राफ ही नीड्स टू गिव टू द इंटरमीडियरी। अच्छा, KYC माइनर्स के केस में क्या होगा, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सब याद रखिएगा। माइनर के केस में माइनर कैन आल्सो डू इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड, बट देन KYC जो होगा वो गार्जियन का किया जाएगा। द प्रूफ ऑफ एज ऑफ द माइनर हैज टू बी प्रोवाइडेड, मतलब कि आपको माइनर का बर्थ सर्टिफिकेट या ऐसा कोई सर्टिफिकेट जहां पे उसका डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड हो वो आपको देना जरूरी है एट द टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। फिर एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर अगर कोई है जो कि एक इन्वेस्टर के बिहाफ पे अगर डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है तो KYC हमको इन्वेस्टर का भी करना होगा और वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर का भी करना होगा। मान लीजिए आपका कोई इन्वेस्टर है जो कि आउटसाइड इंडिया भी रह रहा है, लेकिन मान लीजिए उसने अपने पिताजी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है कि भाई आप मेरे बिहाफ पे मेरे चेक्स वगैरह साइन कर दीजिए या आप मेरे बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट्स कर दीजिए। उसने एक ऐसा अग्रीमेंट बनाया है, तो अगर उसके पिताजी चाहें तो उस अपने बेटे के नाम से वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं जहां पर कि वो खुद ही साइन करेंगे। तो इन दैट केस द KYC ऑफ द इन्वेस्टर एज वेल एज द POA होल्डर हैज टू बी गिवन। इन केस ऑफ NRIs, पैन इज द सोल आइडेंटिफिकेशन नंबर। एंड जैसे कि नॉर्मल हम एक इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिविजुअल का KYC करते हैं, वैसे NRI का KYC करने के लिए हमको उनका ओवरसीज एड्रेस और ओवरसीज टैक्स प्रूफ देना पड़ता है। KYC भी अभी एक नया तरीका आया है जहां पे अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है तो UIDAI के थ्रू आप एक क्लाइंट का KYC कर सकते हो। फिर जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, फिर से बता दूं कि KYC करने के लिए आपको एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ता है जो कि जनरली पैन कार्ड होता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस देना पड़ता है जिसमें एलिजिबल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वगैरह। इसमें एक दो बातें याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पे कभी कभार क्वेश्चंस भी आते हैं पूछने पर, क्या कि सर अगर मैं साल में 50,000 रुपए से कम का अगर इन्वेस्टमेंट करूं तब AMC या सेबी ने अलाउ किया है कि मैं बिना पैन कार्ड के भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। ये जो उन्होंने लिमिट दिया ये इन्होंने स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए लिमिट दिया है who are investing either in the form of micro SIPs or in lump sums wherein the total investment that they are doing is not more than 50,000 rupees in a year। तो जहां पर वो अगर उसके पास पैन कार्ड नहीं है, उसने पैन कार्ड नहीं दिया है, तो उसको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के नाम पर कोई और फोटो ID डॉक्यूमेंट उसको देना होगा। इसके बाद याद रखिएगा कि देर आर सर्टन सेट ऑफ पीपल जिनको कि सेबी ने पैन कार्ड देने का एग्जाम, पैन कार्ड नहीं देने से अलाउ किया है, उनको एग्जेम्प्ट किया है। कौन है ये लोग, एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये याद रखिएगा कि अगर कोई ट्रांजैक्शन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे किया जा रहा है या फिर कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा किया जा रहा है अपॉइंटेड बाई कोर्ट, तो वहां पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर्स रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम के लोगों को पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है। तीसरा ऑप्शन है
कि अगर यूएन की कोई एंटिटी है या कोई मल्टीलैटरल एजेंसी है who are exempt from paying taxes or filing tax returns in India, they can also do investments without giving their PAN cards. एंड लास्ट इज दैट, जो मैंने भी आपको जस्ट बताया कि अगर 50,000 से कम का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जो कि माइक्रो एसआईपीज वगैरह होते हैं, वहाँ पे पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, रियल वर्ल्ड में आऊंगा तो बिना पैन कार्ड के इन्वेस्टमेंट्स मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड हाउस डू नॉट रियली टेक दोज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये याद रखिएगा कि केवाईसी जो प्रोसेस है वो पूरा एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है, यानी कि अगर आपने एक इंटरमीडियरी के पास में कभी भी अपने लाइफ टाइम में अगर केवाईसी किया है और अगर आपका केवाईसी वेरीफाइड है, एक्सेप्टेड है, तो आपको दूसरे इंटरमीडियरी के पास जाकर के फिर से केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। फटका सीआरएस जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था। फटका स्टैंड्स फॉर फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट और सीआरएस स्टैंड्स फॉर कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है उन लोगों के लिए जो इंडिया के बाहर रहते हैं। सो इस एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जहां पर अगर मान लीजिए एक इन्वेस्टर का टैक्सेबिलिटी इंडिया के अलावा किसी और देश में भी है, तो उसको फटका सीआरएस फॉर्म में अपना सारा डिटेल मेंशन करना पड़ता है, लाइक हिज सिटीजनशिप ऑफ द अदर कंट्री, हिज नेशनैलिटी, हिज प्लेस ऑफ बर्थ, हिज टैक्स रेसिडेंसी फॉर प्लेसेस अदर देन इंडिया, वो सब उसको मेंशन करना पड़ेगा। वो जिस कंट्री में रह रहा है वहां का उसका टैक्स पेयर रेफरेंस आईडी और उनका कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंसी, ये सब उनको बताना पड़ेगा। और ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है उन कंट्रीज के साथ में भी। अगर कभी भी इन्वेस्टर का अगर टैक्स रेसिडेंसी स्टेटस अगर चेंज होता है तो उसको म्यूचुअल फंड हाउस को विद इन 30 डेज बताना जरूरी है। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और ये सेक्शन बता रहा है कि म्यूचुअल फंड में कितने तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, मैं ब्रॉडली क्लासिफाई करूँ तो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है और एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या हो सकता है सर? बहुत सिंपल है, परचेज करेंगे, फ्रेश परचेज हो सकता है या एडिशनल परचेज हो सकता है। उसके बाद में रिडेम्पशंस हैं और स्विचेस हैं। फ्रेश परचेज का मतलब कि मैं फर्स्ट टाइम किसी म्यूचुअल फंड हाउस के पास जा रहा हूँ, मैंने वहां पे अपना डिटेल दिया, एक नया फोलियो खुलवाया और उसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया, चूंकि लमसम हो चाहे एसआईपी हो, इसको मैं बोलता हूँ इनिशियल परचेज या फ्रेश परचेज। एडिशनल परचेज क्या हुआ? मेरा ऑलरेडी किसी स्कीम में, किसी फोलियो में ऑलरेडी पैसे लगे हुए हैं, मान लो उस स्कीम का रिटर्न अच्छा आ रहा है और मैं चाहता हूं कि मैं कुछ रुपए उस स्कीम में और डाल दूं, तब मैं उस स्कीम के अंदर में एक एडिशनल परचेज करूंगा, राइट। तीसरा होता है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब जब मुझे एक पर्टिकुलर फंड से एग्जिट करना है, तब मैं अपने स्कीम को बेच करके पैसे घर ले आना चाहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन को टेक्निकली अगर मैं बोलूँ, रिडेम्पशन इज अ कलोकियल वर्ड, इन टेक्निकल पार्लेंस वी कॉल इट एज अ रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स। रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या हुआ कि आपका जो फंड हाउस है उसने आपको दिए गए यूनिट्स को फिर से रीपर्चेज कर लिया और उसके बदले आपको उसने पैसे दे दिए, राइट। दैट इज रिडेम्पशन। एंड लास्ट इज स्विच। स्विच का मतलब ये होता है कि अगर आप एक स्कीम से एग्जिट करके दूसरे स्कीम में आप मूव करना चाहते हो, तो बेसिकली आपने एक स्कीम के अंदर में रिडेम्पशन किया और दूसरे स्कीम में परचेज किया, दैट इज ऑल्सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करें तो नॉमिनेशन, प्लेज और लियन वगैरह वगैरह नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। नॉमिनेशन मैंने आपको बताया कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टर कैन specify up to 3 nominees who would be eligible to take care of the investments of the client in case the client is not there. So सिर्फ एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो होता है वही नॉमिनेशन कर सकता है, नॉन इंडिविजुअल का नॉमिनेशन नहीं होता है, याद रखिएगा। एंड नॉमिनेशन जो होता है कभी भी वो किसी ट्रस्ट, सोसाइटी, बॉडी, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप वगैरह के फेवर में नहीं होता है, वो किसी इंडिविजुअल के फेवर में ही होता है। दैट इज नॉमिनेशन फॉर यू। प्लेज लियन की बात कर देता हूँ आपसे। अगर मान लीजिए मेरे पास में लेट्स से 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में है और मुझे मान लीजिए कोई टेम्पररी लोन लेने की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बैंक के पास जाऊंगा और अपने यूनिट्स को गिरवी रख करके उसके अगेंस्ट में बैंक से पैसे उधार लेना चाहूंगा। तो ये जो प्रोसेस है जहां पर मैं अपने यूनिट्स को गिरवी रखता हूँ बैंक के पास में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लेजिंग या फिर लियनिंग द यूनिट्स। तो क्या होता है कि आप बेसिकली जिस समय अपने यूनिट्स को प्लेज मार्क करवा देते हो, तब बेसिकली उसका कोई भी ट्रांजैक्शन करने का राइट्स चला जाता है बैंक के पास में। सो बेसिकली बैंक ने आपके यूनिट्स को लॉक कर लिया क्योंकि उन्होंने उसके अगेंस्ट में आपको पैसे दे रखे हैं। जब आपने बैंक को उसका लोन चुका दिया, तब फिर आप बेसिकली फिर से बैंक के पास जाके एप्लीकेशन करते हो फॉर unliening or unpledging the units. And when your units get unliened, then when the lien marking is removed, then you are again back and you can take control of the units. You can buy or sell the units as and when you want, right? और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं सर? अगर मुझे अपना फोलियो का डिटेल्स चेंज करना होगा,
मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे मान लीजिए अपना नेम चेंज है, स्टेटस चेंज है, एड्रेस चेंज है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज है, वो सारे डिटेल्स जो कि KRA फॉर्म में होते हैं, अगर मुझे उन डिटेल्स को चेंज करना है तो मुझे बेसिकली अपना KYC अपडेट कराना पड़ेगा, जो कि मैं सेंट्रली करा सकता हूँ। अगर ऐसा कुछ मैं चेंज करा रहा हूँ जो कि एक स्पेसिफिक फंड हाउस के पास में है, फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट मुझे चेंज करना है या अपना मोड ऑफ होल्डिंग चेंज करना है, तो मुझे उस रेस्पेक्टिव फंड हाउस का चेंज का फॉर्म लेना होगा और उसको एग्जीक्यूट करके मैं दूंगा। सिमिलरली अगर मैं माइनर टू मेजर हो रहा हूँ या मुझे अपना सिग्नेचर वगैरह अपडेट करना है, तो ये सारे चेंजेस भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसके लिए अप्रोप्रिएट फॉर्म्स फंड हाउस दे के रखती है। लास्ट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, वो है ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि यदि एक कस्टमर नहीं रहा तो उसका यूनिट्स उसके नॉमिनी के पास में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस केस में एक प्रोसेस बताया गया है सेबी के द्वारा, जो रिक्वायर्ड फॉर्म्स लगते हैं along with the documents which is basically the KYC of your nominee along with the death certificate that has to be given. अगर फर्स्ट होल्डर पास आउट, अगर पास अवे हो जाता है तो सेकेंड होल्डर को बना दिया जाता है फर्स्ट होल्डर, एंड इन अ सिंगली हेल्ड फोलियो विद नॉमिनेशन द यूनिट्स आर ट्रांसफर्ड टू द नॉमिनी। इफ अ फोलियो इज जॉइंटली हेल्ड and has nomination, the right of the joint holder will take precedence in the sense that the जो second holder है उसी को first holder बना दिया जाएगा। और अगर इन केस मान लीजिए अगर नॉमिनेशन नहीं किया हुआ है, तब लीगल हेयर या लीगल सक्सेसर को यूनिट्स ट्रांसफर किए जाते हैं, उसका भी बकायदा एक प्रोसेस है। तो ऑल दीज आर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब बात करते हैं पेमेंट मैकेनिज्म की, कि जो हमें पेमेंट करना है फंड हाउस को, तो हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है भाई, हम चेक देंगे, उसके अगेंस्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। या फिर जिनके पास में डिजिटल पेमेंट्स की सुविधा है, जो लोग नेट बैंकिंग, NEFT, RTGS वगैरह करना चाहते हैं, वो उसी तरीके से पेमेंट करके म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। डेबिट कार्ड से भी म्यूचुअल फंड का पेमेंट किया जा सकता है। UPI के थ्रू भी म्यूचुअल फंड का पेमेंट किया जा सकता है। एक और प्लेटफॉर्म, एक और मोड ऑफ पेमेंट जो कि काफी फेमस है हमारे इंडस्ट्री में, वो है OTMs, यानी कि वन टाइम मैंडेट्स। अगर आपने किसी फंड हाउस को मैंडेट दे रखा है और अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया अगेंस्ट द मैंडेट विच यू हैव ऑथोराइज्ड, देन इन दैट केस द पेमेंट वुड गो थ्रू। सो बेसिकली दिस इज अ वे बाय विच विदाउट इशूइंग अ चेक आप सिर्फ एक ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज करते हो, एंड अगेंस्ट द पेमेंट मैंडेट आपका, अगेंस्ट द बैंक मैंडेट आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। जो लोग चेक से इन्वेस्टमेंट करते हैं, याद रखिएगा चेक जो होता है वो स्कीम के नाम से चेक बनता है। जो लोग NSE BSE के प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां उनको कॉमन चेक देना पड़ता है। जैसे NSE प्लेटफॉर्म के चेक का नाम है NSE क्लियरिंग न्यू म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म के नाम से उसको चेक देना होता है, जो कि कॉमन चेक होता है, कंबाइनिंग ऑल दी इन्वेस्टमेंट्स एट वन प्लेस। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि सर क्या कैश से भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा यूजुअली कोई म्यूचुअल फंड हाउस कैश नहीं लेता है। बट अगर मैं टेक्निकली बात करूं या एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो स्मॉल इन्वेस्टर्स हु मे नॉट बी टैक्स पेयर्स एंड मे नॉट हैव पैन और बैंक अकाउंट, लाइक मान लीजिए जो फार्मर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, वो चाहें तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में विथ कैश। बट उसके अंदर में मैक्सिमम लिमिट जो अलाउ की गई है वो है 50,000 रुपीज पर इन्वेस्टर पर फंड पर फाइनेंशियल ईयर, याद रखिएगा। थर्ड पार्टी पेमेंट्स क्या होता है सर? जैसे आपने सुना होगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लोग एक दूसरे के बिहाफ पे पे कर देते हैं, तो क्या हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी एक दूसरे के बिहाफ पे पेमेंट किया जा सकता है क्या? आंसर इज नो। सो जो इन्वेस्टर है सिर्फ वही अपने अकाउंट से पेमेंट कर सकता है। अब मान लीजिए आपने कोई एक जॉइंट बैंक अकाउंट लाके दे दिया, तो क्या जॉइंट बैंक अकाउंट से मैं सर पेमेंट कर दूंगा क्या? देखिए, जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर में जो फर्स्ट होल्डर है उसको ही हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द मोड ऑफ होल्डिंग द पीपल हु आर देयर इन द फोलियो। तो अगर उसका नाम उस फोलियो में है एंड इफ ही इज द फर्स्ट होल्डर ऑफ दैट बैंक, देन इट कैन बी गिवन। अदरवाइज मैं अपने वाइफ के बिहाफ पे लेट से पेमेंट कर रहा हूँ जहां पूरा फोलियो डिटेल मेरे वाइफ के नाम पर है, वो पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करेगी म्यूचुअल फंड हाउस। कुछ एक सर्टेन केसेस के अंदर में थर्ड पार्टी पेमेंट्स अलाउ किए गए हैं, आपके स्क्रीन पर लिखे गए हैं, मैं आपको फटाफट बता देता हूं। अगर माइनर के नाम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसको आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन अगर उसको गिफ्ट दे रहे हैं, तो टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 रुपीज दे कैन मेक इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। सेकेंड ऑप्शन है कि अगर एम्प्लॉयर ने कहा कि मैं अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे थ्रू पेरोल डिडक्शंस में कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता हूं, तो वो हो सकता है।
तीसरा है कस्टोडियन जो है वो एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे वो पेमेंट कर सकता है। और चौथा है कि कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जो कि एज पार्ट ऑफ द इंसेंटिव प्रोग्राम दे प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ कमीशन टू द एजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम यूनिट्स, राइट। तो बेसिकली एएमसी ही आपके बिहाफ पर आपके अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अच्छा, जब मैं रिडेम्पशन करूंगा तो मुझे पैसे वापस कैसे मिलेंगे? क्या मेरे अकाउंट में कोई लाके कैश जमा कर देगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो अगर हमें कोई रिडेम्पशन हम करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि आपके अकाउंट में उसका डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट आ जाता है। मान लीजिए कभी ऐसा कोई सिचुएशन हुआ कि आपके बैंक का आईएफएससी एमआईसीआर वगैरह अपडेटेड नहीं है, या आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है और आपका पेमेंट रिटर्न आ गया, तब इन दैट केस द एएमसी विल इशू अ चेक in the name of the investor which will go to the address of the customer and the customer is supposed to take care of that check. एक तीसरा और मोड अभी अवेलेबल हुआ है मार्केट में जिसको हम कहते हैं इंस्टेंट एक्सेस फैसिलिटी। ये बेसिकली लिक्विड फंड्स के लिए अलाउड है जहां पे अप टू 50,000 रुपीज और 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैन बी टेकन आउट वेर इन द रिडेम्पशन कम्स ऑन द सेम डे एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, विच बेसिकली मीन्स कि एक तरह का आपके लिए एक स्वाइप कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया कि सर मैंने आज ही रिडेम्पशन मारा और आज ही खाते में पैसे आ गए। तो ये चीज सिर्फ लिक्विड फंड्स में होती है और इसके अंदर में 50,000 का लिमिट रखा गया है। कट ऑफ टाइम एंड टाइम स्टैंपिंग, ये जो आप स्लाइड अभी स्क्रीन पर देख रहे हो ये हमारे बुक में दी गई है बट अभी थोड़ी आउटडेटेड स्लाइड हो गई है। तो एग्जाम में आई बिलीव अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको नए पद्धति से जो नए नियम बनाए गए हैं सेबी द्वारा विच हैव बीन एप्लीकेबल आई थिंक फ्रॉम 1 फरवरी इज वेयर यू नीड टू आंसर। सो स्क्रीन पे जो लिखा गया है आप उसको भी पढ़ सकते हो अगर एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन आया तो। बट अब मैं आपको लेटेस्ट समझा दूं कि पहले तो समझ लीजिए कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट में आपको यूनिट्स कब मिलेंगे? आंसर इज कि सर जब पैसे फंड हाउस के खाते में घुसे, जब उसके पास में क्लियर क्रेडिट आ गया, अगर वो 3 बजे के पहले अगर वो क्रेडिट आया तो उसको सेम डे का नैव मिल जाएगा। और यदि उसको 3 बजे के बाद का अगर क्रेडिट मिला तो वो नेक्स्ट डे का नैव मिलेगा। मान लीजिए मैंने मंडे को एक चेक दिया अपने एजेंट को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एजेंट ने ट्यूसडे को उसका ट्रेड लगाया या फॉर्म जमा किया, चेक क्लियर होते होते थर्सडे हो गया और फंड हाउस को थर्सडे को फंड मिला। तो अब आप बताइए कि इन्वेस्टर को यूनिट किस दिन का मिलेगा? आंसर इज थर्सडे का मिलेगा, प्रोवाइडेड 3 बजे के पहले उसको पैसे मिल गए हों। अगर 3 बजे के बाद अगर एएमसी को पैसे मिले हों तो थर्सडे नहीं बल्कि फ्राइडे का नैव दिया जाएगा, राइट। तो ये हो गया परचेज के समय का बात। अगर रिडेम्पशन की बात करूं तो रिडेम्पशन अगर क्लाइंट ने 3 बजे के पहले अगर जमा किया है, अगर उसकी टाइम स्टैंपिंग अगर 3 बजे से पहले की गई है तो रिडेम्पशन उसको T+1 या T+3 बेसिस पे अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। और वही अगर 3 बजे के बाद का अगर ट्रांजैक्शन अगर टाइम स्टैंपिंग हुआ है तो वो नेक्स्ट डे का ट्रांजैक्शन काउंट किया जाएगा। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ SIPs, STPs और SWPs के बारे में। SIP जैसा कि आप सब जानते हो, अगर मुझे महीने महीने पैसे दे करके अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है ताकि मुझे एक बेटर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिले तो इसको मैं कहता हूँ SIP। SIP इज वेरी पॉपुलर फॉर पीपल हु आर सैलरीड क्लास पीपल, जिनको पता है कि मुझे महीने महीने इतनी तनख्वाह मिलेगी और अकॉर्डिंगली मैं इन्वेस्टमेंट महीने महीने कर सकता हूँ। SIPs जो है वो मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, सेमी एनुअल भी हो सकती है और एनुअल भी हो सकती है। बट 99% केसेस में आप देखोगे कि लोग मंथली SIPs करते हैं। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि अगर माइनर के नाम से हम SIP चालू करते हैं तो वो SIP कटेगी टिल द टाइम द माइनर हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मैच्योरिटी, राइट। सो ये हो गया SIP। नेक्स्ट होता है SWP। SWP माने सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान। अब मान लीजिए मैंने पैसे जोड़ते जोड़ते एक बड़ा कॉर्पस बना लिया और अब मैं रिटायरमेंट की एज पे जा रहा हूँ, तो अब तो मैं चाहूंगा ना कि मैं महीने महीने कुछ उससे पैसे निकाल सकूं। यानी कि ऑटोमेटिकली जहां पहले मेरा हर महीने परचेज हो जा रहा था वहां ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत पैसा जितना मुझे रिक्वायरमेंट है उतना पैसा रिडेम्पशन हो जाए और महीने महीने वो पैसा मेरे अकाउंट में घुस जाए। सो एस उस तरीके को हम कहते हैं सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। It is a very effective method to meet the cash flow requirement in the distribution phase, which is basically the old age, right? आप जितनी बार रिडेम्पशन करोगे उस पर्टिकुलर समय में जो भी एग्जिट लोड्स एप्लीकेबल हैं या जो भी टैक्सेस एप्लीकेबल हैं वो सब कुछ एप्लीकेबल होंगे। आप SWP चाहो तो मंथली मोड में, क्वार्टरली मोड में, सेमी एनुअल मोड में या
एनुअल मोड में आप ले सकते हो। STP क्या होता है? STP is also a very popular concept. It is basically a combination of SIP and SWP. STP का मतलब ये होता है कि आप एक अकाउंट, एक स्कीम से पैसे दूसरे स्कीम में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ट्रांसफर करना चाहते हो। तो मान लीजिए स्कीम ए में आपके पैसे रखे हुए हैं और आप चाहते हैं कि स्कीम बी में मैं पैसे अक्यूमुलेट करूं, लेकिन वो मंथ ऑन मंथ ट्रांसफर हो। तो स्कीम ए से हर महीने आपका सर्टेन पैसा रिडेम्पशन होगा और स्कीम बी में आपका वो पैसा परचेज होते जाएगा। दिस इंटायर मेथड इज कॉल्ड सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। जनरली लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी मार्केट बहुत ऊपर है और उनको डर लग रहा है कि भाई मार्केट नीचे गिर सकता है, तो मैं एक बार में एट द टॉप ऑफ द मार्केट आई डोंट वांट टू मेक माय एंट्री इनटू एन इक्विटी फंड। सो लोग क्या करते हैं कि वो अपना सारा पैसा डाल देते हैं किसी डेट फंड में, उसी फंड हाउस के डेट फंड में, और जो उनका डिजायर्ड स्कीम था जहां उनको पैसे डालने थे एक्चुअल में इक्विटी स्कीम में, वो मंथ ऑन मंथ सर्टन पैसा डेट फंड से निकाल निकाल करके इक्विटी फंड में डालते हैं। तो क्या हर महीना उनको रिडेम्पशन ट्रांजैक्शन और परचेज ट्रांजैक्शन पंच करना पड़ता है क्या? आंसर इज नो। They can just simply do an STP transaction once. They can set up that instruction, and every month accordingly the money lying in the debt fund would keep on getting redeemed and the unit in the equity fund would keep on getting purchased जब तक कि आपका इंस्ट्रक्शन लाइव है। So this plan is called as STP। स्विच क्या होता है? स्विच का मतलब होता है जब मैं एक स्कीम से निकल के दूसरे स्कीम में जाना चाहता हूं, उसको हम कहते हैं स्विच। स्विच कैन बी फ्रॉम इक्विटी टू डेट और डेट टू इक्विटी और टू द हाइब्रिड्स। जैसे भी एक कस्टमर चाहे वो स्विच कर सकता है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टर्स मेंटालिटी, हिज रिस्क एपेटाइट, मार्केट सिचुएशन वगैरह वगैरह। SIP टॉप अप फैसिलिटी, दिस इज अ फैसिलिटी वेरिन हम कहते हैं कि भाई अगर मैंने एक SIP चालू किया है और मुझे पता है कि हर साल मेरा इंक्रीमेंट होता है, तो अकॉर्डिंगली मेरा SIP का भी फिगर बढ़ते रहना चाहिए। तो ये SIP टॉप अप फैसिलिटी के थ्रू मैं वो कर सकता हूँ, जहां पर मैं एक सर्टन फिक्स्ड अमाउंट या एक सर्टन फिक्स्ड परसेंटेज मैं बोल सकता हूँ कि भैया इतना इतना मेरा हर साल तुम बढ़ा देना। एंड उसके अंदर भी मुझे मैक्सिमम बताना पड़ता है कि मैं कहाँ तक बढ़ाना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड परसेंटेज। तो मान लीजिए मैंने आज 2,000 रुपए की SIP चालू किया, मैं बोलता हूँ भाई हर साल जैसे जैसे मेरा ग्रोथ होगा 500-500 रुपए आप हर साल बढ़ाते रहिएगा, एंड मैक्सिमम जो है आप इसको लेट से 10,000 रुपए तक ले जाइएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज अ SIP टॉप अप फैसिलिटी। सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्रोनिम्स ये याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से कई बार पूछ लेते हैं। आपके स्क्रीन पर है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन टुडे। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये हमने खत्म किया। अब फटाफट क्वेश्चन आंसर पाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एट व्हाट प्राइस आर दी बोनस यूनिट्स इश्यूड टू द यूनिट होल्डर। तो ये याद रखिएगा कि बोनस जो होता है वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए मेरे स्कीम का नैव था 100 रुपए और मुझे एक पर एक बोनस दिया गया। मेरे पास मान लीजिए पहले 100 यूनिट थे और एक यूनिट का दाम 100 रुपया था, तो मेरे पास में टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए का था, राइट। अब मैंने तो कोई नया पैसा दिया नहीं, बट हमारी स्कीम ने बोनस इशू कर दिया एक पर एक, यानी कि जहां 100 यूनिट थे मुझे 100 यूनिट और दे दिया, तो मेरे पास टोटल यूनिट हो गए 200 यूनिट, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट तो अभी भी 10,000 रुपए का ही है। तो क्या होगा, मेरे एक यूनिट का नैव आधा हो जाएगा, जो कि 10,000 डिवाइड बाई 200 करी तो 50 का हो जाएगा। सो ये कुछ एक आधा कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि केवाईसी नीड्स टू बी कंप्लीटेड इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ अ माइनर। किसका केवाईसी हम करेंगे? आंसर इज सर गार्जियन का केवाईसी हम करेंगे। तीसरा है कि सर बैंक अकाउंट में हम कितने अ, एक फोलियो में कितने बैंक अकाउंट हम दे सकते हैं? तो मैंने आपको डिस्कशन में बताया था कि आप मैक्सिमम 5 बैंक अकाउंट दे सकते हैं और आप मैक्सिमम 3 नॉमिनी बना सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कि सर जब हमारा स्कीम डिविडेंड अनाउंस कर देता है तब हम क्या बोलते हैं नैव को? तब हम एक्चुअली इसको कम डिविडेंड बोलते हैं। लेकिन जिस दिन डिविडेंड पे हो जाता है, जब पे होकर के इन्वेस्टर के खाते में चला गया और अगले दिन आपका नैव गिर गया, उस नैव को हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्स डिविडेंड नैव कहते हैं, राइट। और लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन इंडियन म्यूचुअल फंड स्कीम्स प्रोवाइडेड दे हैव कंप्लीटेड द केवाईसी रिक्वायरमेंट्स। सो दैट फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही जो लोग म्यूचुअल फंड समझते हैं, जानते हैं, काम करते हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर था, क्योंकि बेसिकली वही सब चीज है जिनका आप काम करते हो। सो आप इसको अगर मान लीजिए लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन और आपके इसमें समय नहीं है, तो आप इस चैप्टर को स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज दी कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी सिंपल, बट क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। मैं आपको फिर से डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो मैंने आपको हर वीडियो में दिया है, कि आपको टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ना चाहिए। हमारा इन प्रेजेंटेशन इन वीडियोस के थ्रू एक छोटा सा प्रयास है आपको एग्जाम में हेल्प करने के लिए। लास्ट में आपको बस इतना ही बोल के आज छोड़ूंगा कि
आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमने आपके लिए तकरीबन 700 मॉक क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप काइंडली अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमें आपके स्क्रीन पे दिए गए मेल आईडी पे मेल कर दीजिए, एंड वी विल ऐड यू टू आवर क्लासरूम, so that our intent is that maximum number of people in India can pass this very simple exam of NISM 5A through our trainings. Thank you so much दोस्तों. Signing off for now. मिलते हैं अगले वीडियो में. Thank you.